नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। खवातीन रिजर्वेशन और हदबंदी के मामले पर सोनिया गांधी की तशवीश। गुजरात में इजलास बुलाने के मोदी के फैसले को बड़ी साजिश करार दिया। बीजेपी हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन का क्रेडिट लेना चाहती है, इसीलिए इतनी उजलत दिखाई जा रही है। अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। तनख्वाह में इजाफे के मुतालिबे पर नोएडा से फरीदाबाद तक वर्कर्स का जबरदस्त एहतजाज। पुलिस पर पथराव, दर्जनों गाड़ियां नजरे आतिश कर दी गई। हालात काबू से बाहर। और मुमताज गुलकारा आशा भोसले की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा कर दी गई। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, खरगे, सोनिया गांधी व दीगर सरकर्दा कायदीन का खिराज। बॉलीवुड ने कहा एक अहद का खात्मा हो गया। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने एक अखबार में शाये अपने मजमून के जरिए मरकजी हुकूमत पर खवातीन के रिजर्वेशन और हदबंदी के मामले पर शदीद तनकीद की है। सोनिया गांधी ने पीर को यहाँ वाज़ेह तौर पर कहा कि मौजूदा वक्त में असल तशवीश खवातीन का रिजर्वेशन नहीं बल्कि मुजवज़ा हदबंदी है, जिसे उन्होंने इंतहाई ख़तरनाक और आइन पर हमला करार दिया है। अपने मजमून में उन्होंने खबरदार किया कि पार्लियामेंट के खुसूसी अजलास में जिस तरह से हदबंदी का मामला सामने आ रहा है वो जमहूरी तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत जल्दबाजी में इस मौजू को आगे बढ़ा रही है, जिसके पीछे सियासी फ़ायदा हासिल करने का इरादा हो सकता है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन से हिमायत तो मांगी जा रही है, लेकिन इस अहम मामले पर शफाफियत नहीं बरती जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन की जानिब से कुल जमाती इजलास के मुतालिबे को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 2023 में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की गुंजाइश पहले ही की जा चुकी है। ताहम इसके निफाज के लिए मरदमशुमारी और हदबंदी ज़रूरी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़वातीन रिजर्वेशन के हवाले से बात करते हुए कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन के नाम पर बीजेपी महज ड्रामा कर रही है। उनका कहना था कि बंगाल इलेक्शन के पस मंज़र में ये ड्रामा रचा जा रहा है, लेकिन इसमें इतने किंतु परंतु अपितु थे कि यह समझ से बाहर था सरकार की मंशा क्या है। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, संविधान का संशोधन हुआ 343A में, और उसमें शर्त डाली गई कि पहले सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण होगा। 9 मन तेल होगा तब आगे की बात बनेगी। ये काम सरकार ने किया और उस वक्त विपक्ष ने विमुख होकर स्पष्ट तौर से कहा महिला आरक्षण में ये किंतु परंतु अपितु मत कीजिए, अभी लागू कीजिए, बिना शर्त के लागू कीजिए। 2024 में इसका फायदा पहुंचे और लोकसभा में महिलाएं चुनकर आए। पूरे स्पष्ट तौर से विपक्ष ने यह बात कही थी। विपक्ष के नेता राज्यसभा में और हमारे अध्यक्ष खरगे जी ने कही थी, हमारी सीपीपी चेयरपर्सन ने यह बात कही थी। बिना लाग लपेट के हमने कहा था ये किंतु परंतु अपितु कंडीशंस हटाइए, महिला आरक्षण लागू करिए, 2024 में महिलाएं चुनकर आए। 30 महीने बाद एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया और आज प्रधानमंत्री जी सम्मेलन में बोल रहे हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ओपेड लिख रहे हैं।
30 महीने में मोदी जी की बात को नहीं मान रहे। क्या हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन 30 महीने में ही अपनी मर्जी से बनाया हुआ कानून, जो बिना किसी कंसल्टेशन के बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, बिना ऑल पार्टी मीटिंग करते हुए बनाया। खवातीन रिजर्वेशन बिल के हवाले से मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों का भी रद्दमल सामने आ रहा है। अपोजिशन जमातों के कायदीन का कहना है कि जिस मामले पर 30 महीने पहले इत्तेफाक हो गया था, उसे अचानक आज ऐवान में लाकर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है। सहमति नहीं हुई थी 23 में, सर्वसम्मति थी। हम जैसे दलों का मानना था कि जब तक आप कोटा विद इन कोटा इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा, या तो बेहतर है कि अभी करें, ताकि जो एक रेनबो आइडिया है रिप्रेजेंटेशन का, वो फलीभूत हो। और मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से अगर प्रधानमंत्री जी देखें तो उन्हें लगेगा कि बहुत ही समीचीन ये मांग है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ये डिलेड ख्याल क्यों आया। 23 में तो ये संभव था, तब तो आपने अलग फॉर्मूला बताया था, सेंसस, डिलिमिटेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन। आज वो व्यवस्था बदली है, तो उसके पीछे क्या तथ्य? क्या कोई स्टडी समन की गई थी? हमें कुछ नहीं पता। डिलिमिटेशन को लेकर के भी क्या कोई स्टडी कंडक्ट हुई थी, कोई कमिटी बनी थी? हमें कुछ नहीं पता। तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, ये उचित नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़े हैं, या सोनिया गांधी, उन्होंने भी यही कहा है कि डिलिमिटेशन जो है वो रियल इशू है, वुमेन रिजर्वेशन नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण है, कई चीजें ध्यान में रखनी होंगी। आप भारत का जो पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स है, एक फेडरल बैलेंस है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। महज चुनाव को देख करके अगर हम, इसलिए मैंने आपसे कहा था, अगर हम निर्णय लेंगे तो वो उचित नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? डिलिमिटेशन की आवश्यकता थी, लेकिन ये जो फॉर्मूला बाजार में घूम रहा है, विस्पर्स में जा रहा है, ग्रेप वाइन में जा रहा है, इस फॉर्मूला की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? अगर कमेटी बनती तो हमें पता होता। अगर मैं समझता हूं कि कमेटी के बगैर यह निर्णय है तो ये उचित नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है पूरे देश के लिए, इसलिए इसमें सबको साथ लेके चलने की तमाम वो कोशिशें हों जिससे ये कहीं भी, और मुझे खुशी है कि सोनिया जी ने भी अपनी चिट्ठी में कोटा विद इन कोटा का महत्वपूर्ण जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने ये लेटर लगभग सभी सांसदों को लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन जब चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, तब आप इसके लिए स्पेशल सेशन बुला रहे हो। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हमारे खरगे साहब, उनका कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, 29 अप्रैल के बाद कभी भी, उसमें आप डिस्कस करिए और बाद में हम तय करेंगे। लेकिन चुनाव में क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने किया, हमने करके दिखाया। बात महिला आरक्षण की है और डिलिमिटेशन की भी है, 2 अलग मुद्दे हैं। लेकिन ये राजनीति का जो खेल चल रहा है प्रधानमंत्री और उनके पार्टी का, हम उनको विरोध कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया कि वुमेन्स रिजर्वेशन का तो है, उनके पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। डिलिमिटेशन का सोनिया गांधी, डिलिमिटेशन का ही सवाल है। आप उस तरह से तोड़ देंगे पूरे क्षेत्र, विधानसभा हो लोकसभा के चुनाव से, कि अपोजिशन को चुनाव लड़ने में तकलीफ हो जाए। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। अल्लामा इकबाल के इस शेर का हवाला देते हुए मोहन भागवत का कहना था कि हमारा देश एक बहुत पुरानी तारीख रखता है और जब तक हिंदुस्तान है दुनिया में अमन रहेगा। मोहन भागवत नागपुर में एक अजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हिंदू समाज को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है।
कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती ये ज्ञान है जो संत महात्माओं से हमको निरंतर मिलता है। अध्यात्म का ज्ञान है जो बाकी सृष्टि को पता नहीं था, बाकी देशों को पता नहीं था, हमारे पूर्वजों को पता हो गया। तो उसके कारण हमारा देश दुनिया को समय समय पर संकट में फंस जाती है, दुनिया तब लड़खड़ाती है, तब उस संकट से बाहर निकालने वाला देश बन जाता है, क्योंकि जीवन की संपूर्ण दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। जीवन की वास्तविक दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। हम सब लोग संघ जैसे संगठन, हम भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हम भी काम कर पाते हैं और हिंदू समाज, अपने देश का समाज अपने को इसमें सहयोग करता है, धीरे धीरे अपने आप को बदल देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि युगानुयुग से हमारे देश में संत, महात्मा, मुनिवर सब लोग समाज को ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो बाहर के दुनिया के भौतिकता की, जड़वाद की, उपभोक्तावाद की आंधियां आती है जिसमें बाकी समाज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लहर हम पर से आकर चली जाती है, हम वैसे के वैसे कायम रहते हैं। इसका कारण वो अध्यात्म का ज्ञान है और ये संतों के उपकार है। और इसलिए अपनी श्रद्धा को यहां निवेदित करना और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये काम हमको करना पड़ता है। हम ऐसा करेंगे तो सामान्य समाज भी उसी वातावरण में वैसा बदल जाएगा। सदा ऐसे होता आया है और आज भी ऐसा हो रहा है। अपने देश की अमरता, हमारे आपके सुख जीवन की गारंटी ये संत महात्मा है। उनके द्वारा अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म के प्रकाश में व्यावहारिक ज्ञान भी। कौमी राजधानी दिल्ली से मुल्हका उत्तर प्रदेश के नोएडा के मुख्तलिफ इलाकों में पीर के रोज कई कंपनियों के मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जारी ये एहतजाजी मुजाहरे पीर को उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब मुश्तइल मुलाजिमीन ने कई अहम सड़कें ब्लॉक कर दी और ट्रैफिक बंदोबस्त को ठप कर दिया। फेज़ 2 में जारी एहतजाज पर तशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। आज पीर के रोज़ मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने मुश्तइल हुजूम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुलाजिमीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। मुलाजिमीन के अहम मुतालबात में तनख्वाह 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करना और ओवरटाइम की अदायगी और छुट्टियों का इंतज़ाम शामिल है। आज अपने मुजाहरे में शिद्दत पैदा करते हुए वर्कर्स ने सड़कें ब्लॉक कर दी और कई मुकामात पर गाड़ियों के आगे लेट कर ट्रैफिक रोक दिया। मुलाजिमीन कलसीरा से फेज़ 2 तक मार्च करते हुए एक जगह इकट्ठे हो गए। पुलिस फोर्स जाए वक़ूए पर तैनात है और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। दरियासना सेक्टर 10 में मुलाजिमीन ने नारे लगाते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। इस एहतजाज की वजह से नोएडा के कई इलाकों में ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस वजह से हफ्ते के पहले काम के दिन लोगों को खासी तकलीफ का सामना है और बहुत से लोग वक्त पर अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दफ्तर जाने वालों को खास तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उधर मेरठ के सेंट्रल मार्केट को बुलडोज करने के बाद अब इस मार्केट के घरों को भी तोड़ने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में लोगों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। लोगों का कहना है कि 40 साल से वो यहाँ कारोबार करते हैं और उनके घर भी यहीं हैं। रियासत की बीजेपी हुकूमत ने पहले उनकी दुकानें तोड़ी और अब उनके घर भी तोड़ने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इन अहकामात के बाद इलाके में गमो गुस्से का माहौल है और लोग सड़कों पर धरना देकर बैठ गए हैं।
उन्होंने बीजेपी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हमने उन्हें वोट दिया और आज उन्होंने हमें सड़क पर बिठा दिया। शायद इसी मौके के लिए कभी राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मगरबी बंगाल के रानीगंज में एक बुजुर्ग की मज़ार पर हाजिरी देने के बाद मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वो मगरबी बंगाल में मुसलमानों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। कभी टीएमसी बीजेपी से मिलाता है, ये हमको टीएमसी से मिला रहा है। कभी बोलता है कि हम उनकी भी टीम है। हम सिर्फ जनता के आवाज हैं और हम हरगिज इस बात बनता है कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन करें। हम यहाँ पर आए हैं और आते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि बंगाल में मुसलमानों की पॉलिटिकल एजेंसी लीडरशिप बने और उसी से ही इंसाफ मिलेगा, वरना सिर्फ हम गुलामी करते रहेंगे। और इसीलिए हम चुनाव में लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने आए हैं और हम जनता से बहुत सी बातों पर अपील करेंगे। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से अपील की है, महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। बिल क्या है हमको पता ही नहीं है ना, कैसा बताएंगे? वो बिल कॉपी तो भिजाएं, क्या होगा सब मीडिया सुन रहे हैं। जनाब, आज का शुरुआत गौ से बंगाला हुजूर गौ से बंगाला का आस्थाना से प्रचार का शुरुआत की है। ठहर जाइए, आपसे बात हो रही है। हुजूर गौ से बंगाला का आस्थाना से यहाँ से दुआ करके आप निकले हैं आज से प्रचार, क्या उम्मीद और क्या जनता से रखेंगे बातें? इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के सब लोग, हम भी उसमें अपना योगदान देंगे। आपका एक कैंडिडेट दानिश अजीज पार्टी में कितना खरा उतरेंगे, कितना विश्वास है? दानिश देखिए, पिछले बार इलेक्शन लड़े थे, कामयाबी नहीं मिली, मगर पार्टी से जुड़े रहे, जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह आसनसोल की जनता उनको अपनी दुआओं से और अपने वोट से देकर उनको अपना नया विधायक। नई दिल्ली में आज ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनेई की चहलम की मजलिस का एहतमाम किया गया था। इस मजलिस में मजहबी रहनुमाओं के अलावा सियासी व समाजी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मजहबी रहनुमा कलब जवाद और साबिक वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा दीगर आयतुल्लाह खामेनेई को खिराज पेश करते हुए उनकी ज़िंदगी के उसूलों को उजागर करने की कोशिश की और कहा कि ईरान ने इस जंग में अपने एक बहुत बड़े रहनुमा को खोया है। जुल्म होगा वहां अमन नहीं होगा और जहां अमन होगा वहां जुल्म नहीं होगा। यह है कुरान का ऐलान और वही साहिब हिदायत हैं, वही हिदायत याफ्ता हैं। लाने के वक्त में बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन कुछ बात करना चाहता हूँ कि जुल्म के क्या मानी है अपने बच्चों और जवानों के लिए, बुजुर्गों और उलमा के लिए नहीं। जो हमारे बच्चे और जवान यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए चंद जुमले करना चाहता हूँ कि जुल्म के क्या मानी है। मशहूर मकूला है कि तोरफुल अशिया पे अज़दादहा, हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। जब तक उसकी शय की जिद अपोजिट मौजूद ना हो उस शय की शिनाख्त नहीं हो सकती है। दिन की पहचान उस वक्त होती है जब रात आती है। अगर दिन ही दिन हो तो फिर दिन की शिनाख्त नहीं हो सकती। रात आती है तो हम पहचानते हैं कि जो गुजर गया वो दिन था, जो आई वो रात थी। जब तक स्याही ना हो सफेदी की शिनाख्त नहीं हो सकती। जब तक के कहीं ना कहीं झूठ ना हो सच की कदर नहीं हो सकती। बुज़दिली से ही शजाअत की अहमियत का ऐलान होता है। अगर फर्रार ना हो तो कर्रार की अहमियत वाज़ेह नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। तो हमको अगर जुल्म को समझना हो तो हमको ये देखना होगा कि आदल के क्या मानी। तवज्जो रहे, बस चंद मिनट में बात को अपनी मुकम्मल करना है। अदल के क्या मानी है? वज़ शय फी महल्ले, जो शय जहां के लिए मुनासिब हो उस जगह पर उसको रख देना, यही अदल है। हम सब यहां पर ईमान, इंसाफ और इंसानियत की हिफाजत के लिए
जिन महान आध्यात्मिक शख्सियत, ग्रेट और प्राउड स्पिरिचुअल लीडर की शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, उनका जो मैसेज था वेरी लाउड एंड क्लियर, सबक और संदेश था बहुत लाउड एंड क्लियर रहा कि वसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और इंसानियत के लिए, ईमान के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को जो संदेश दिया है, वो ता कयामत तक हमेशा इंसानियत याद रखेगी। कोई भी मुल्क अपनी संप्रभुता और सुरक्षा, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी उसकी आत्मा होती है, और उस आत्मा पर अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की चोट होती है तो दुनिया का हर वो मुल्क जो मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की, अपनी सभ्यता की को महफूज और मजबूत रखने की के साथ काम करता है, वो इसी ईमान, इंसाफ और इंसानियत के वसूल और वजूद के लिए इसी मजबूती से खड़ा होगा। मशहूर और मारूफ गुलकारा आशा भोसले की आज मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बॉलीवुड और दीगर शुबा हयात से वाबस्ता सरगर्दा शख्सियात ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। शिवाजी पार्क में आखिरी दीदार के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे ताकि आवाम को किसी दुश्वारी के बगैर अपनी पसंदीदा गुलकारा को खिराज अकीदत पेश करने का मौका मिल सके। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के साथ साथ मुकामी इंतज़ामिया भी मौके पर मौजूद है, जबकि सुबह से ही कई अहम शख्सियात की आमद का यहाँ सिलसिला जारी रहा। आशा भोसले ने अपनी आवाज़ के ज़रिए कई नस्लों को मुतासिर किया और उनकी यादें आज भी हर दिल में ताज़ा हैं। आज जब उन्हें आखिरी विदा दी जा रही है तो पूरा मुल्क एक साथ सोगवार नज़र आ रहा है और हर ज़बान पर यही अल्फाज है कि एक अहद अपने इख्तिताम को पहुँच गया। बॉलीवुड की जानिब से आशा भोसले को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। आज भी मुख्तलिफ सियासी कायदीन और बॉलीवुड से वाबस्ता फ़नकारों ने आशा भोसले को याद करते हुए उन्हें खिराज पेश किया और कहा कि संगीत की दुनिया में यकीनन ये खिला जो पैदा हुआ है वो शायद ही कभी पुर हो सके। आशा भोसले जी एक ऐसी आवाज़ जो सदियों से गूंजती रही है और गूंजती रहेंगी। आज वो हम सबको छोड़कर चले गई है, लेकिन उनके गाने, उनकी आवाज़ हमेशा 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 के लिए हमारे हृदय में, हमारे कानों में, हमारे दिलों में गूंजेगी। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं जस्ट उनके घर से आया हूँ अभी, और उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, सुकून था, संतुष्टि थी, एक आशीर्वाद की तरह वो अपनी आंख बंद करके खुश थी। उनका योगदान म्यूजिक वर्ल्ड में नहीं बट इंसानी तौर पे इतना बड़ा रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने कुछ पल उनके साथ में बिताए हैं जो मैं हमेशा याद रखूँगा। हम एक रियलिटी शो में एक साथ थे। मेरी तो बड़ी खुशनसीबी है कि मैं एक जज के तौर पे उनके साथ में उनके बिल्कुल बाजू में कुर्सी पर बैठा था, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की, लता मंगेशकर जी के बारे में, मदन मोहन जी के बारे में, और मेरे पिताजी के बारे में, जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने शेयर की मेरे साथ, कुछ ऐसा कुछ बोल के गए हैं मुझे जो मेरे लिए एक मार्गदर्शन, एक एडवाइस की तरह है, और ज़िंदगी की वो पल मैं हमेशा याद रखूँगा। हम सभी लोग बड़े हुए हैं और काफ़ी जनरेशन्स को
आशा भोसले जी के गीतों ने जोड़ा है। कितनी सारी मल्टीपल भाषाओं में उन्होंने गाया है और कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो हम भी एक कलाकार के नाते अपने आप में वो क्वालिटी उतारने की कोशिश करते रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग भाषाओं में गाएं। तो ये प्रेरणा हमें उनसे मिलती है। तो ये एक युग का अंत हम कह सकते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। खवातीन रिजर्वेशन और हदबंदी के मामले पर सोनिया गांधी की तशवीश। गुजरात में इजलास बुलाने के मोदी के फैसले को बड़ी साजिश करार दिया। बीजेपी हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन का क्रेडिट लेना चाहती है, इसीलिए इतनी उजलत दिखाई जा रही है। अपोजिशन का रद्देअमल। तनख्वाह में इजाफे के मुतालिबे पर नोएडा से फरीदाबाद तक वर्कर्स का जबरदस्त एहतजाज। पुलिस पर पथराव, दर्जनों गाड़ियां नजरे आतिश कर दी गई। हालात काबू से बाहर। और मुमताज गुलकारा आशा भोसले की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा कर दी गई। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, खरगे, सोनिया गांधी व दीगर सरकर्दा कायदीन का खिराज। बॉलीवुड ने कहा एक अहद का खात्मा हो गया। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।